दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन में आज प्रस्तुत है प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र 2016 का हल प्रश्न पत्र। दोस्तों ये प्रश्न पत्र जो था ये काफ़ी स्टैंडर्ड था। इसमें अनेक नए प्रश्न पूछे गए थे, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और जो प्रश्न कठिन हैं उनको अलग से नोट कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं प्रवक्ता परीक्षा यानी पीजीटी नागरिक शास्त्र 2016 का हल प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है दोस्तों, विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है। यानी प्रश्न ये पूछ रहा है कि विदेश नीति में जो अल्पकालिक प्रयास हैं या दीर्घकालिक प्रयास हैं उनका निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो आप जानते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट होता है या राष्ट्रीय हित होता है उसके आधार पर विदेश नीति के अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट के लेखक कौन हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये और कोल्ड वार से रिलेटेड है। सही उत्तर है दोस्तों फ्रेडरिक एल सुमैन। सही उत्तर है फ्रेडरिक एल सुमैन रिट्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट द कोल्ड वार पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शब्द का गठन या संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन शब्द किसने बनाया था। तो सही उत्तर है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा संयुक्त राष्ट्र का नाम बनाया गया था। और लीग ऑफ नेशंस दोस्तों राष्ट्र संघ जो था प्रथम विश्व युद्ध के समय जो बना था उसका गठन अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था। तो कौन सा वर्ष है जिसे दक्षिण एशियाई देशों के संगठन में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में व्यवस्थित किया गया था। तो ये था वर्ष 1995। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत क्या रहा है। तो वर्तमान दशकों में जो चीन की विदेश नीति है उसका केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन। कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट दर्शन वर्तमान दशक में चीन की विदेश नीति का प्रमुख दर्शन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। अगला प्रश्न है, स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन है शारीरिक, व्यक्तिगत, तकनीकी और भाषा संबंधी। तो जो तकनीकी समस्या है, तकनीकी अवरोध है, वो संप्रेषण में 3 अवरोधों में शामिल नहीं है, जबकि शारीरिक, व्यक्तिगत और भाषा संबंधी संप्रेषण के अवरोध इनके अनुसार स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है कहाँ की। तो सही उत्तर है यूएस प्रशासनिक प्रणाली का। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशासनिक प्रणाली का अद्वितीय रूप से एक आविष्कार है जिसे कि स्वतंत्र नियामकी प्रणाली के रूप में हुआ है। और स्वतंत्र नियामक प्रणाली का विकास जो है दोस्तों 1887 में अमेरिका की विशेष संवैधानिक प्रणाली से जुड़ा हुआ है। और इन निकायों का जो उद्देश्य होता है वो सार्वजनिक हितों की रक्षा और उनमें वृद्धि करना होता है। अगला प्रश्न है, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके नीति निर्माण, कार्यकारी आदेश, कोष नियंत्रण और भर्ती। जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों ये चयन की प्रक्रिया या सिलेक्शन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कर्मियों को दूर करता है। तो कौन सी पद्धति है जो सिविल सर्विस के नई भर्ती के लोगों के दोष और कमियों को दूर करता है। तो ये है प्रशिक्षण या ट्रेनिंग। दोस्तों ट्रेनिंग किसी भी व्यक्ति के जो है गुणों को, उसके जो क्षमताओं का परिमार्जन करता है और नए भर्ती हुए लोगों के कमी और दोषों को दूर करने में सहायक है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी लोक प्रशासन से संबंधित है। कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। तो वरिष्ठता या ज्येष्ठता का सिद्धांत पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक प्रणाली या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो सही उत्तर है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है और इसके द्वारा सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सही उत्तर है अरस्तू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? राज्य का आत्म तत्व या राज्य की आत्मा किसे माना जाता है? तो संप्रभुता। दोस्तों आप जानते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अन्य 3 तत्वों के होते हुए संप्रभुता के अभाव में किसी को भी राज्य नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो सही उत्तर है जो है हाब्स। हाब्स दोस्तों भले संपूर्ण अधिकार वो लेवायथन को सौंप देता है या व्यक्तियों से इस समझौते में कहता है कि वे अपने संपूर्ण अधिकार एक मानव श्रेष्ठ को सौंप दें जिसको कि मैंने सौंपा है, लेकिन वो आत्मरक्षा या जीवन की रक्षा का अधिकार अपने पास रखता है। अगला प्रश्न है, कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो संप्रभुता की जो विशेषता है वो होती है सार्वभौमिकता, निरपेक्षता, अविभाज्यता और अस्थायित्व। दोस्तों अस्थायी जो है ये संप्रभुता की विशेषता नहीं है, क्योंकि संप्रभुता अविभाज्य होती है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये निरपेक्ष होती है, व्यापक यानी सार्वभौमिक होती है और अस्थायी होती है। तो अस्थायी जो है ये संप्रभुता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में माना जाता है? तो जो संवैधानिक विधि या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है दोस्तों, इसे राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, ये कथन किसका है? देखिए ये प्रश्न कई बार दोहरा चुका है। सीले का कथन है कि जनतंत्र या लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। एक प्रश्न देखिए, आसान सा प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद को किस रूप में जाना जाता है? तो मार्क्सवाद को साइंटिफिक सोशलिज्म के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा था? तो अरस्तू ने जो नागरिकता की धारणा थी उसमें दास को नागरिक नहीं माना था, उनको बाहर रखा था। तो याद रखिएगा नागरिकता में अरस्तू ने दासों को बाहर रखा था। अगला प्रश्न है, कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? ऑप्शन है आपके सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज्य और सर्वोदय। तो दोस्तों जो सर्वोदय का विचार है यानी अपलिफ्ट ऑफ एवरीवन, सभी लोगों का उदय या सभी लोगों का उत्थान, ये गांधी जी के गांधीवादी समाजवाद का मूल माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? तो दोस्तों संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है ये संघात्मक शासन की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। वैसे संघीय शासन की जो विशेषताएं हैं उसमें ये होता है कि संघ और शक्तियों के मध्य शक्तियों का विभाजन, संविधान सर्वोच्च होता है, लिखित होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। इसके अलावा दोहरी नागरिकता की व्यवस्था संघीय शासन प्रणाली में जो है आती है। अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द मैंडेमस या परमादेश का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। संवैधानिक उपचारों के अर्थ अंतर्गत परमादेश रिट आता है, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। आसानी से समझने के लिए आप ये भी जान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक पद को धारण करता है और विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हो तो वहाँ पर न्यायालय द्वारा इस याचिका को जारी कर कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी होती है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो CJI जो चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश भारत का होता है इसका हेड होता है और भारत का सबसे उच्च न्यायालय, अंतिम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार सुमेलित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार ये भी सुमेलित है, फ्रांस में एकात्मक सरकार सुमेलित है,
कनाडा दोस्तों एकात्मक सरकार का नहीं बल्कि दोहरी सरकार है, यानी कनाडा में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? देखिए दूसरी बार ये प्रश्न यहाँ पर पूछा है। ये है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुच्छेद 3 जो है इस देश का सर्वोच्च कानून संविधान को मानता है और इस संविधान में नागरिकों के अधिकार शक्तियों का पृथक्करण न्यायिक पुनरावलोकन को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है? ऑप्शन देखिए ठक्कर आयोग, शाह आयोग, मंडल आयोग और सरकारिया आयोग। तो न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया यानी रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग गठित किया गया था। इसने 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये था रेडिकल पार्टी। अगला प्रश्न है यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, ये सूत्र वाक्य की तरह लिया जाता है। यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, ये धारणा किस पर आधारित है? तो ये धारणा दोस्तों निशस्त्रीकरण या डिसआर्मामेंट के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो ये था वर्ष 1950 में कोरिया युद्ध में संयुक्त राष्ट्र के तहत पहली बार कलेक्टिव सिक्योरिटी या सामूहिक सुरक्षा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया था? ये फैक्चुअल प्रश्न है, थोड़ा कठिन है। वर्ष 2016 में भारत में चीन भ्रमण वर्ष को मनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 60वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये था नई दिल्ली में। 1998 में 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। दोस्तों ये देखिए एक प्रश्न, आप जानते हैं आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना दोस्तों आप याद रखिएगा, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देश में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? तो ये है वर्ष 1997। अगला प्रश्न देखते हैं लोक प्रशासन से संबंधित है। प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं रखती है? ऑप्शन है बंद प्रणाली, खुली प्रणाली, अनुकूलन प्रणाली और परिवर्तनीय प्रणाली। तो जो क्लोज सिस्टम है या बंद प्रणाली, ये प्रबंधन की ऐसी प्रणाली है जो पर्यावरण के साथ कोई संबंध नहीं रखती। अगला प्रश्न है दोस्तों वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है, इसमें क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है आपके रणनीति, संरचना, व्यवस्था, समर्थन। तो ये जो समर्थन है दोस्तों ये 7S के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को पारित किया था? तो ये था महाराष्ट्र राज्य। यहाँ पर 1971 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था और सबसे पहले लोकायुक्त उड़ीसा में जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों नौकरशाही शब्द या ब्यूरोक्रेसी, ये फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? तो ब्यूरो शब्द जो है दोस्तों इसका अर्थ होता है लिखने की मेज। अगला प्रश्न है नियुक्त अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण करता है? तो सही उत्तर है परीक्षा प्रणाली या एग्जाम सिस्टम के द्वारा कोई नियुक्ति अधिकारी जो है अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सी प्रणाली कर्मचारियों को नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? तो जो पदोन्नति या प्रमोशन की प्रणाली है ये कर्मचारियों की नौकरी में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है।
अगला प्रश्न है, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टार्मिंग विधा का विकास किया था? इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। निर्णय निर्माण या डिसीजन मेकिंग की ब्रेन स्टार्मिंग विधा का विकास किसने किया था? तो सही उत्तर है एलेक्स एफ ऑसबर्न। ऑसबर्न ने दोस्तों निर्णय निर्माण के अंतर्गत ब्रेन स्टार्मिंग विधा का प्रयोग किया था। ब्रेन स्टार्मिंग एक सफल बुद्धिमत्ता के रास्ते में आ सकते हैं। ये दृष्टिकोण ऐसा है कि निर्णय निर्माण में ब्रेन स्टार्मिंग विधि नए विचारों को पैदा करने का एक दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है दोस्तों 3 चरणों की आवश्यकता होती है। जो प्रशासनिक सुधार जो है दोस्तों, ये प्रशासन की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। आइए देखते हैं, एक कथन है, उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं, यही स्वतंत्रता है। तो ये कथन रूसो का है। रूसो का मानना है कि स्वतंत्रता वह है जब हम उन कानूनों का पालन करते हैं जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं। अगला प्रश्न है, किस हिंदू शास्त्र में ये कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? तो ये कथन मनुस्मृति का जो है दिया गया है। राजा को ईश्वरीय सिद्धांत का समर्थन इस ग्रंथ में किया गया है। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो संप्रभुता दोस्तों सावर्निटी शब्द जो है वो सुपर एनस से बना है। इसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो संप्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची शब्द या अंग्रेजी भाषा सावर्निटी है और सावर्निटी शब्द जो है वो जो है लैटिन भाषा के सुपर एनस से बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की सत्ता किसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है? तो विधिक संप्रभुता। विधिक संप्रभुता में अंतिम आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। आइए आपको समझा दें दोस्तों कि डी ज्यूरे और डी फैक्टो क्या होता है। विधिक जो होता है, विधिक सत्ता होती है, इसको डी ज्यूरे कहा जाता है और जो वास्तविक सत्ता होती है उसे डी फैक्टो कहा जाता है। डी ज्यूरे का अर्थ होता है संप्रभुता का प्रयोग कौन करता है और डी फैक्टो वह होता है जिसमें संप्रभुता रहती है। तो आप समझ गए होंगे, राज्य की सत्ता का अंतिम आदेश विधिक संप्रभुता द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित और राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी लोगों पर लागू होने वाला कानून राष्ट्रीय कानून या नेशनल लॉ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा पाल जेनेट द्वारा दी गई है जो कि राजनीति विज्ञान के प्रारंभिक परिभाषाओं में शामिल है। अगला प्रश्न है, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन है आपके अरस्तु, लॉक, प्लेटो और मिल। तो प्लेटो को सबसे पहला कल्पनालोकी या स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में किसे माना गया है? ऑप्शन है हाब्स, मार्क्स, लोहिया और रूसो। तो सही उत्तर है दोस्तों कार्ल मार्क्स को क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो कौटिल्य की कृति का नाम है दोस्तों आप जानते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें शासन कला और कूटनीति के विचार दिए गए हैं और यह पुस्तक 15 भागों में यानी 15 अधिकरणों में विभक्त है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है, तो याद रखिएगा 15 अधिकरणों में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान से कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 6 स्वतंत्रताएं जो हैं ये अनुच्छेद 19 के तहत दी गई हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। भारत के मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री भारत में कैबिनेट का नेता होता है। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? ब्रिटेन में या ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड सभा होती है, उसकी अध्यक्षता जो है लॉर्ड चांसलर करता है।
अगला प्रश्न है कि कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है। तो सीनेट की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति, ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता है दोस्तों, ये सीनेट का जो है अध्यक्षता या सभापतित्व करता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? तो ये है अनुच्छेद 39। और कौन सा एकल दल प्रणाली के लिए एक उदाहरण है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत और इंग्लैंड। तो दोस्तों चीन में एकल दल प्रणाली अपनाई गई है, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का शासन है। अगला प्रश्न है शक्ति का संतुलन व्यवस्था यानी बैलेंस ऑफ पावर के अंतर्गत संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? तो सही उत्तर है सहबंध। सहबंध दोस्तों ये संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है। जो शक्ति संतुलन व्यवस्था होती है उसमें एक राज्य का समूह दूसरे राज्य या समूह से अपनी शक्ति बढ़ा लेता है कि वह उसके समकक्ष हो जाए, और इससे क्या होता है कि कोई भी राष्ट्र एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करता है या राष्ट्र समूहों पर, जिससे कि संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न है सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी किससे व्यवस्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों शक्ति के संतुलन से ही सामूहिक सुरक्षा व्यवस्थित होती है। अगला प्रश्न है उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रचार साधन। नाकाबंदी, कूटनीति या विदेशी सहायता जो हैं उन साधन या लक्ष्यों को दूसरे के रूप में समझने की कला उतनी नहीं है जितना कि प्रचार प्रसार। अगला प्रश्न है शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों शिकागो स्कूल की स्थापना चार्ल्स मेरियम द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? तो सही उत्तर है सामान्य सभा या महासभा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 12 सितंबर। 12 सितंबर को साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्या मानव संबंध आंदोलन में स्वाभाविक रूप से विकसित क्या हुआ है? तो ये है व्यवस्था उपागम, व्यवहारवादी उपागम, आगत उपागम और निर्गत उपागम। तो दोस्तों मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से व्यवहारवादी उपागम का है विकास हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारण का कार्य क्या होता है? तो प्रशासनिक नीति के मुख्य निर्धारण या मुख्य कार्यों का निर्धारण करने का कार्य मुख्य कार्यकारी का होता है। मुख्य कार्यकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव। अगला प्रश्न है जब सरकार आर्थिक, वित्तीय और व्यावसायिक कार्य करती है तो क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके विभाग, कंपनी, सार्वजनिक निगम और मंडल। तो जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो सार्वजनिक निगम स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? तो सही उत्तर है हरमन फाइनर। हरमन फाइनर ने लोक सेवा को अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? तो सही उत्तर है मौखिक परीक्षा। दोस्तों मौखिक परीक्षा जो होती है वो व्यक्तिपरक होता है और उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है क्योंकि इसमें पक्षपात होने की संभावना अधिक होती है। अगला प्रश्न है एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? तो सही उत्तर है ये सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को क्या कहा जाता है? इस तरह के बजट को संतुलित बजट या बैलेंस बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को क्या कहा जाता है? ये शक्ति है न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू।
प्रशासनिक कृत्य और निर्णयों की वैधता का निर्धारण न्यायालयों के न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। ये किसने कहा है? तो सही उत्तर है, रूसो का कथन है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। और इच्छा को ही राज्य की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति माना गया है और इच्छा का स्थानांतरण संभव नहीं है। अगला है, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली राज्य, राष्ट्र, समाज और न्यायतंत्र। तो सही उत्तर है, राज्य को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं? तो ये जो प्राकृतिक अवस्था का विचार है, ये सामाजिक समझौता सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? तो ये जन संप्रभुता, पब्लिक सॉवरेनिटी दोस्तों, ये जनता को सर्वोच्च मानती है और सारी शक्तियों का जो स्रोत है वो जनता को माना जाता है इसमें। अगला प्रश्न है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो ये है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं और इन्होंने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश कहा है। अगला प्रश्न है, कौन शिक्षित वर्गों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? तो ये है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल जो है, इसने माना कि सभी लोगों को मताधिकार का अधिकार नहीं बल्कि शिक्षित लोगों को है। किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि साध्य के रूप में माना है? तो सही उत्तर है, तानाशाही जो है राज्य को एक साधन नहीं बल्कि साध्य के रूप में स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना गया है? तो सत्य या सही, कर्तव्य, शक्ति और कानून। तो रूसो के लिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में कानून को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, लोहिया और बी.आर. अम्बेडकर। तो समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसे समाप्त करता है? तो ये अस्पृश्यता की समाप्ति की बात करता है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 118। संविधान में कहा गया है कि अनुच्छेद 118 के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 72। ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय सदन प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? तो दोस्तों ब्रिटेन का जो निम्न लोकप्रिय और प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन है ये कॉमन सभा है, उच्च सदन इसकी लॉर्ड सभा होती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। ये कथन किसका है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके गेटेल, गार्नर, मैकाइवर और एडमंड बर्ग। तो ये कथन दोस्तों प्रसिद्ध ब्रिटिश रूढ़िवादी राजनीतिक विचारक एडमंड बर्ग का है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 2। फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होता है? तो सही उत्तर है, फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और पहले ये जो कार्यकाल था राष्ट्रपति का 7 वर्ष था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है? तो एनपीसी या नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है दोस्तों, ये वहाँ का राष्ट्रीय विधानमंडल होता है या संसद होता है और ये कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समत्व के अब असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला निम्न में से क्या है?
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब बराबरी से गैर बराबरी या संतुलन से असंतुलन में निरंतर परिवर्तित होने वाला क्या है, तो ये है शक्ति का संतुलन। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत मानता है कि सभी के लिए एक और एक के लिए सभी। तो ये सूत्र वाक्य जो है सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी का है, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि सभी के लिए एक यानी किसी एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण सभी पर आक्रमण माना जाएगा और सभी मिलकर उसका सामना करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है। तो सही उत्तर है परिवर्तनीय हित जो है प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है। अगला प्रश्न है, 1981 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में 1961 में जो हुआ था पहला 61 का जो 1961 है दोस्तों, याद रखिएगा 1961 का बेलग्रेड शिखर सम्मेलन, इसमें 25 अफ्रीकी एशियाई देशों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में किसे शामिल नहीं किया है। तो राष्ट्रीय तत्वों या राष्ट्रीय हित के तत्वों में जॉर्ज और कोहेन ने सुरक्षा को शामिल नहीं किया है, जबकि भौतिक जीविता, स्वाधीनता और आर्थिक निर्वाह बहुत ही महत्वपूर्ण है जॉर्ज और कोहेन के अनुसार। अगला प्रश्न है, किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण और क्षमता के वितरण के रूप में बांटा है। तो सही उत्तर है दोस्तों वाल्ज। कैनेथ वाल्ज जो है घरेलू राजनीतिक संरचना को परिभाषित करते हुए संगठन, इकाइयों का विभिन्नीकरण और क्षमता का वितरण के रूप में वर्गीकरण किया है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का। अगला प्रश्न है, किस एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए किसे कहा जाता है। तो दोस्तों विभिन्न जो है स्रोतों में से या विभिन्न समूहों में से विभिन्न पाठ्यक्रमों में से एक पाठ्यक्रम चुनने को निर्णय निर्माण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मूने एक प्रशासनिक चिंतक हैं। मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों पद सोपान या हायरार्की। ये मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं। तो सही उत्तर है सरकारी विभाग। अगला प्रश्न देखिए, फैक्ट से संबंधित है। किस वर्ष अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अथवा अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी। तो वर्ष 1887 में अमेरिका में पहले स्वतंत्र नियामकीय आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों कि पदोन्नति प्रणाली आंतरिक भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेवा में प्रवेश करने से पहले सामाजिक सेवा सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो किसी सेवा में एंट्री करने से पहले जो है पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिविल सेवकों को उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण संदर्भित किस रूप में किया जाता है। तो सिविल सेवकों को उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण मनोबल के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है। तो इसे दोस्तों प्रश्नोत्तर घंटा या प्रश्नकाल कहा जाता है और प्रत्येक संसदीय प्रणाली में इसकी व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे आसान प्रश्न है इस जो है प्रश्न पत्र का, कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है। ये कथन किसका है। तो ये गार्नर का कथन है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। यह है संप्रभुता। और अगला प्रश्न है, कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। तो दोस्तों विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत भी माना जाता है और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ये सिद्धांत आया है कि राज्य का जो निर्माण है या विकास है किसी एक सिद्धांत, बल सिद्धांत, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक या दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के द्वारा नहीं, बल्कि क्रमिक रूप से इसका विकास हुआ है।
अगला प्रश्न जो है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी जो है राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? तो व्यवहारवादी उपागम के लिए जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं वो हैं डेविड ईस्टन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में जाना जाता है? तो संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोधी सिद्धांत बहुलवाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, ये प्राकृतिक समानता का अर्थ होता है, यानी प्रकृति से या जन्म से सभी व्यक्ति समान होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो जनतंत्र या लोकतंत्र का जो प्रकार है उसमें संप्रभुता जनता में निहित होती है, और भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में जो सत्ता का स्रोत है वो जनता है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन से मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का अंग नहीं है? तो दोस्तों, पुरोहित जो होता है वो राज्य का अंग नहीं है, जबकि राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र, ये राज्य के अंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? तो ये सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार और राज्य के अंतर्गत नियुक्ति के लिए समान अवसर की समानता प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? भाग 4A। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर अनुच्छेद 51A में शामिल किए गए थे, और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में भाग 4A के तहत शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति में। दोस्तों, राष्ट्रपति में संघ की कार्यकारी शक्ति निहित होती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में वर्णन किया गया है। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में मॉडर्न पार्टी सिस्टम सबसे पहले व्यवस्थित हुआ था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में किसे माना जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय विधानमंडल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, और कांग्रेस का निर्माण जो है प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों से मिलकर बना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रतिनिधि जो है वो निम्न सदन होती है, ये जनता द्वारा निर्वाचित होती है, और सीनेट के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और प्रत्येक राज्य अपने 2 सदस्यों को सीनेट में भेजता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सीनेट में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है 100। 100 इसलिए क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य हैं, और 2-2 सदस्य प्रत्येक राज्य सीनेट में भेजता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? तो सही उत्तर है चैम्बर ऑफ डेपुटीज। दोस्तों, फ्रांस की जो विधायिका है या फ्रांस की संसद है, इसको नेशनल असेंबली कहा जाता है, और इसकी जो निचला सदन है उसे चैम्बर ऑफ डेपुटीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है चुनाव में सहभागी होना दबाव समूह की विशेषता नहीं है, जबकि लॉबिंग, हित संभरण और राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करने का कार्य दबाव समूहों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो ये हैं जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर। जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किया है, और 2016 जो है उसके प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र का अंतिम प्रश्न है, सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन का उपयोग किसके द्वारा किया गया था?
तो सही उत्तर है दोस्तों मार्गेंथाउ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत हंस जे मार्गेंथाउ इसके प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। और सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मार्गेंथाउ द्वारा किया गया था। मार्गेंथाउ की पुस्तक का नाम है दोस्तों पॉलिटिक्स एमंग नेशन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा 125 प्रश्न, नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण 125 प्रश्न जो आपके आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। आप इस प्रश्नों को तैयार कर लीजिए दोस्तों। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी ये अन्य सभी विषयों के, अन्य सभी टॉपिक के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।